मैंने गुजरते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये दिन सुनहरे देखे हैं। मम्मी की कमी सर हमेशा खलती है। मतलब बुआ ने पाला है, बुआ ने माँ की तरह पाला है। बुआ ने कहने को तो मतलब कभी माँ की कमी फील नहीं होती, बट दिस इज आउटर लेयर ऑफ लाइफ। यस, है ना। इनर थॉट क्या बोलती है, यार माँ कैसी होगी। मैं इतना छोटा था कि माँ को पहचान नहीं पा रहा। मेरे पापा ने मुझे सिखाई। पापा ने कैसे सिखाई, टारगेट देते थे, कंप्लीट नहीं करता था, पैंट उतार के अपनी चप्पल से, बाटा की चप्पल से ढेर मारते थे। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ गुड टीचर। इंटेलिजेंट बंदा जरूरी नहीं है कि अच्छा समझा सकता है। 100%। समझ रहे हो। इस प्रॉब्लम को मत सोच और तू अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अरे तुम प्रॉब्लम में फंसे हो तो प्रॉब्लम में ही फंसे हो ना, तुम कैसे अपने आप को यहां से हटके पढ़ाई में दिमाग लगा सकते हो। हेलो बच्चा बॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू कुणाल की चौपाल। सर, आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ में कौन आ रहा है? तो अर्ज किया है, अपनी टीचिंग से वो कर देते हैं सबको दीवाना। अपनी टीचिंग से वो कर देते हैं सबको दीवाना। अपनी एनर्जी से हर कोई बन जाता है इनका आशिक। ये है हमारे पीडब्ल्यू की आन बान और शान। ये है हमारे प्यारे कैप्टन लव कौशिक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कुणाल सर। सर, ग्लैड टू हैव यू एट आवर पॉडकास्ट। मैं कब से वेट कर रहा था कि कुणाल की चौपाल में मेरा नंबर आए और फाइनली मेरा नंबर आ गया। सर, ये बच्चे आजकल बहुत बोल रहे हैं कैप्टन लव कौशिक। इसके वजह सर क्या स्टोरी है? सर वो स्टोरी तो मतलब बच्चे ही जानेंगे इस बात को। मतलब बच्चों ने बोलना स्टार्ट किया तो मैं कुछ कैच तो कर पाया कि हाँ भाई, कि एक शायद लगता है कि कुछ लीड करने वाली बात है इसके अंदर, राइट। तो बच्चे ही बोलते हैं सर, मैं कैप्टन तो वैसे असलियत में सर, हूँ मुझे नहीं। लगता है सर हर शिप का एक ही कैप्टन होता है और हमारे शिप के कैप्टन आप हो सर। थैंक यू सो मच। चलो सर, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? मतलब एक ऐसी वाइब आ रही है जो आज से पहले कभी आई नहीं। इतना मजा आ रहा है कि अभी लग रहा है कि मजा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बाल की खाल निकालेंगे ना, जब मेरी रूह में से वो एक और असली रूह निकालेंगे, तब मुझे पता लगेगा ओ यार इन्होंने तो फाड़ दिया बम, सर, फोड़ दिया सबसे बम। पहला क्वेश्चन जो हर एक के दिल में है यहाँ पे, सर इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो भाई? सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार। जबरदस्त सर। तो सर, मैं सोच रहा हूँ ये बात कि हमेशा जो हंसते रहता है, हमेशा खुश रहता है, एकदम पूरे एनर्जी से लबालब आदमी, तुम इस तरह जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या हमेशा से आपकी लाइफ एकदम जबरदस्त सी रही है सर, जो हमको पर्दे पे दिखता है, स्टूडेंट्स को ठीक है ऑन स्क्रीन दिखता है, कि लाइफ में कुछ तकलीफें भी थी? सर अब क्या ही बताऊं, मतलब आप सारी बातें तो पूछ लोगे। एक शायराना अंदाज में इस बात को बयान करना चाहूंगा कि मैंने गुजरते समय के साथ बदलते चेहरे देखे हैं, बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये दिन सुनहरे देखे हैं। क्या बात है सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो सर, ये एनर्जी से ओत प्रोत इंसान मेरे सामने है। सर, बचपन में तो आपने कई घरों की खिड़कियां तोड़ी होगी, ठीक है, कई लोगों को बहुत परेशान किया होगा। सर, कैसा था सर आपका बचपन? सर गली में रहते थे तो गली में वही नॉर्मल, कुछ बच्चे रिलेट भी कर पाएंगे जो रहते हैं। अपन वही बैट बल्ला ले लेते थे, फिर क्रिकेट तो खेलते ही थे। और फिर ऐसा था कि बैट से बॉल को अगर शॉट मार रहे हैं, किसी के घर में चली गई तो वो घर में जाना भी आउट होता था। हाँ जी। आउट इसलिए होता था क्योंकि जब किसी के घर में बॉल चली जाती थी ना, तो घर वाले लड़ते थे, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बॉल लेकर आनी पड़ती थी। तो फिर एक दिल को सुकून मिलता था कि हाँ भाई तेरी वजह से लड़ाई हुई है, झगड़ा सॉल्व हो गया है, आफ्टर ऑल एक मोहल्ले के बंदे हैं, लेकिन आउट है। आउट तो है। आउट तो है। फिर वहीं कांच भी टूटे हैं, क्योंकि पहले हम उसको अंडा बोलते थे। प्लास्टिक की गेंद आती थी, अंडा बोलते थे, और 2 रुपए का एक आता था, और थोड़ा और स्ट्रांग लेना है 3 रुपए का एक आता था। फिर क्रिमिच की बॉल आई, फिर कॉस्को आई, फिर विक्की आई, फिर हम वो सिंथेटिक बॉल से खेलने लगे, फ्लैश के बॉल से खेलने लगे, लेदर बॉल से खेलने लगे, और खेलते थे। मतलब सर, बचपन से क्रिकेट बहुत पसंद था? बहुत पसंद है सर, बहुत पसंद। क्या बात है सर, कैसा था आपका बचपन? बचपन सर एज यूजुअल, लाइक सबके बचपन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, अपने साथ भी आई हैं कठिनाइयाँ। मतलब बचपन को कैसे मैं आपको समझाऊं, आप क्वेश्चन टारगेट करो, वरना मैं बचपन की बात बताने लगा तो पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा। अच्छा सर, तो सर मतलब बॉर्न एंड बॉटअप कहाँ पे, पढ़ाई कहाँ पे की आपने? एग्जैक्टली। तो मैं वैसे तो बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वहीं से बिलोंग करती है। मेरा जन्म रोहतक में हुआ, मेरी मम्मी रोहतक से थी। तो वहाँ पर एक बड़ा अस्पताल है, पीजीआई बोलते हैं, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा अस्पताल है, पूरे इंडिया में रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वो, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बोलते हैं मेडिकल साइंस के लिए।
तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था और फिर कुछ साल मैं बहादुरगढ़ रहा अपने विलेज में, सांखोल नाम है उसका। मैं छोटा था, 2-3 साल का सर, मम्मी एक्सपायर हो गई थी। ओके। हाँ, मैं, मेरा बड़ा भाई, उससे बड़ी बहन और पापा, हम 4 लोग फैमिली के अंदर रह गए। फिर पापा मैनेज कैसे करेंगे, लाइक अपना काम धंधा देखेंगे, बच्चों को और संभालेंगे। बच्चे भी छोटे छोटे सारे घर के अंदर हाँ कैसे जी। संभालेंगे। तो मेरी नानी के पास मेरा बड़ा भाई और बड़ी बहन चली गई, और दिल्ली में मैं अपनी बुआ के पास आ गया। ओ, मतलब पापा से दूर, भाई बहनों से दूर। हाँ हाँ, तो यहाँ आ गया। और फिर मेरी बुआ ने, मैं जिनका शुक्रगुजार हूँ, बुआ के बेटे भाई बहन सब अच्छे तरीके से यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, और यहीं से मैं बेसिकली सब कुछ सीखा हूँ। लाइक कुछ भी टैक्टिक्स हो गई है, अच्छी बातें हो गई हैं, थोड़ी नटखट बातें भी हो गई हैं, तो सब यहीं सीखा हूँ, सब कुछ यहीं सीखा सर नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर आप अपने रिलेटिव के घर पे रहते हो या पढ़ाई करने के लिए रहते हो, जो भी रीज़न हो, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। क्या ये कहानी आपके साथ भी थी? देखो, सुनने वाले मेरी बात को बुरा ना माने, मैं टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ। देखो, डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ होती है ना, वो तो एक पापा भाई बहन में भी कर देते हैं। तो फिर तो मैं अपनी बुआ के पास था ना, उन्होंने बहुत प्यार दिया, लिटरली मुझे, मतलब अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरह ही बड़ा किया। बस इतना ही कहूँगा सर। तो सर आते जाते बुआ को हर 3 दिन में एक बार कंप्लेंट तो आती होंगी आपकी? हाँ, मतलब ऐसा ही कोई दिन होता होगा जब मेरी कोई शरारत या कोई कंप्लेंट ना आती हो। फिर मैं धीरे धीरे आपके एडजस्टमेंट वाले वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं समझ गया कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे अपने आप को एडजस्ट करना आ गया। तो फिर मैंने कंप्लेंट्स नहीं दी उनको। सर छोटा लौ कौशिक हमेशा से क्या बनना चाहता था? सर पता है क्या, जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तो अपने बड़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। और बड़ों से मैं कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, पैर में फ्रैक्चर आ गया था, तो वो अकेले ही अलग रहते थे बहादुरगढ़ में। फिर वो भी बुआ जी के पास आ गए थे, तो फिर मैं उनके साथ सोता था, पापा के साथ ही। फिर पापा का भी बहुत प्यार मिला, और पापा पुराने पुराने गाने भी सुनते थे, रफ़ी जी के सुनते थे, मुकेश जी के सुनते थे, तो मैं भी वो चीज़ें सुनने लगा। फिर पापा धीरे धीरे अपना ज्ञान पास करते थे मुझ तक। तो पहले तो सुनील शेट्टी के, भाई सुनील शेट्टी बहुत बड़ा हीरो है, ये है वो है, मतलब वो बातें, तो अपने को सुनील शेट्टी अच्छा लगने लगा। तो अपने एक्टिंग करना था? हाँ। क्या तो बात फिर पापा बोलने लगे पायलट की बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, बहुत अच्छा होता है, फिर पायलट बनने का दिल में आता रहा। और फिर भी तो पापा के ज्ञान थे, पापा ने 4-5 प्रोफेशन बताए, ऑक्यूपेशन बताए, ये बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे कि बाप हमेशा बच्चे के मन में डालना ही चाहता है कि कुछ ना कुछ उसके दिमाग में टारगेट आए। फिर अपन खुद Yes. बड़े होते गए, क्लास के अंदर डिस्कशन चलती गई, कोई बोलता कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, अपने को कभी उस साइड जाना ही नहीं था, दिमाग में आता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, 10th क्लास पास करी तो एनडीए वाला था कि भैया हाँ एनडीए करना है, क्रैक यूपीएससी का एग्जाम है। और सर मैंने एनडीए क्रैक कर लिया था 1 गो के अंदर, विदाउट एनी कोचिंग। क्या बात है! हाँ, पेपर क्रैक कर लिया। और क्योंकि उस टाइम है ना, साइकिल पे वो भैया आते थे चिट्ठी लेकर घर पे, तो उस टाइम हमारे घर पे ताला लगा हुआ था, Postman. और जो हमारा एसएसबी का इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया वो, और 1 महीने बाद हमें दिया कि तुम्हारा आया हुआ था यार, ये चिट्ठी विट्ठी आई होगी, आती भी थी रिश्तेदारों की चिट्ठी वगैरह। तो फिर देखा यार वो तो एसएसबी का इंटरव्यू था, और मैं लेकर इतना सीरियस भी नहीं था, मैंने कहा चलो हो गया सो हो गया, नहीं हुआ तो मेरे को कुछ और बनना है। फिर मन के अंदर था, कैट का एग्ज़ाम बहुत पॉपुलर होता था कि एमबीए करना है। फिर जब मैं 12th क्लास में आया तो मुझे पता लगा कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि 10वीं तक तो तुम्हारा कोई भी, इवन साइंस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम साइंस की फील्ड में ही अपना वर्चस्व जमा लोगे। मैथ भी बहुत बंदों का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी किसी सोशल स्टडीज स्ट्रॉन्ग होती है भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहीं वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। Exactly. नहीं ना। तो मेरे को पता लगा कि हाँ भाई, इकोनॉमिक्स को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, बिजनेस स्टडीज को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, और इनसे भी ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ओके। तो मैथ्स मेरी पावर थी। और उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एडमिशन लेने का सबका क्रेज होता था, भाई साहब नॉर्थ कैंपस के अंदर जाना है, और ये कॉलेज लाइफ होती है, डीयू से बड़ा कुछ भी नहीं है, अपने को ये था। और फिर पता लगा कि मेरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस में होता है। मैंने देखा बीकॉम ऑनर्स नाम का एक सब्जेक्ट है, जिसमें अपने को थोड़ी सी बिजनेस स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा टैक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, अकाउंटेंसी मेजर सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स भी सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मैंने कहा नहीं यार, स्कोप तो उसके अंदर भी है, लेकिन मैंने नहीं यार। फिर कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी, आसपास के लोगों से पूछा, तो एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो मुझे लिटरली पहले पता ही नहीं था, पहले पता ही नहीं था, तो ज्ञान की कमी होती है ना, मतलब तो वहाँ थी हमारे अंदर। तो उसने बताया भाई साहब इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का सुपर्ब कॉम्बिनेशन है,
यहाँ जिसकी मैथ्स जबरदस्त है वही इकोनॉमिक्स ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर सकता है। क्या बात है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग करिकुलम होता है। तो डीयू के अंदर मैथ्स कंपलसरी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। अपने को वो पसंद था, अपन ने वहाँ से ग्रेजुएशन करी, कॉलेज टॉपर बने। और यू है कॉलेज टॉपर। यस, क्या बात है। तो फिर मतलब वहाँ से पढ़ाई करी। फिर कॉलेज में जब पास हो गए तो सेंट्रल प्लेसमेंट होती थी। तो हमारे यहाँ नॉर्थ कैंपस के अंदर सेंट्रल प्लेसमेंट सेल था। वहाँ से कहीं कहीं जगह उस टाइम जीवनसाथी.com में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, एक दो जगह और मिली थी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं HDFC बैंक को मैंने चूज़ किया, वहाँ डेवलपमेंट मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। क्या बात है। अच्छी खासी नौकरी थी और सही पैसा मिल रहा था। लेकिन सर मैं उससे पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था घर पे। हाँ, नहीं घर पे नहीं, मतलब सेंटर पे ही पढ़ाता था। अच्छा। उससे पहले हाँ, पहले मैंने घर पे पढ़ाना शुरू किया, होम ट्यूशन भी शुरू किया आसपास मोहल्ले के अंदर। फिर एक बच्चे के अच्छे नंबर आ गए क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता था। और वो मेरे एक भैया हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहा है। मैंने कहा जेब खर्ची चलाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है और बच्चे समझ भी पा रहे हैं। तो वो भी मैथ्स पढ़ाते थे। अब वो जानते थे कि ये बंदा थोड़ा अच्छा है। तो उन्होंने बोला मैथ्स क्या पढ़ा रहा है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है, तो इको पढ़ा। तो उन्होंने मेरे को इको पढ़ाने का मौका दिया। तो तो एक बड़ा सेंटर था सर, और मैं छोटा बच्चा था। उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उस बड़े सेंटर पे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। और फिर जब मेरी नौकरी लगी HDFC बैंक के अंदर, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था यार। सुबह 9 से 5, कभी 6 भी बज जाते थे। तो वो मैं बैंक में हूँ और फिर शाम को वो कोचिंग है, कुछ मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा ग्रेजुएशन करके जब इतनी अच्छी नौकरी लग गई है तो अपन मास्टर्स करते हैं। तो मैंने मास्टर्स करी इकोनॉमिक्स के अंदर। और फिर मैंने कहा थोड़ी और अच्छी नौकरी। तब तक जब तक मैं मास्टर्स कर रहा था तब तक अपना वर्चस्व इतना अच्छा हो चुका था कोचिंग के मामले में कि लोग बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली के रिनाउंड करोलबाग इलाके के अंदर जानने लगे थे कि हाँ भाई लव कौशिक नाम का कोई बंदा है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। पेरेंट्स जानते थे, तो अपने बच्चों को यहाँ से इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाता था, तो इससे पढ़वानी है। तो फिर मास्टर्स भी हो गई इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाते ही चल रहे थे। 11th को 12th को CA फाउंडेशन, पहले CPT होता था सर। हाँ, यस। CA इंटर जब आया तो उसमें एक EFF सब्जेक्ट होता था, जब CA फाउंडेशन में वापस आ गया वो। यस। तो अलॉन्ग विद FM EFF। हाँ, FM के साथ उसको मर्ज करके चलते थे। तो अपने लिए तो पीनट्स थे, क्योंकि जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो कभी मतलब इस कोर्स के लिए, CA कोर्स के लिए तो बहुत सेकेंडरी इकोनॉमिक्स है वो। ठीक है, मतलब कई बार तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि ICI का स्टडी मटेरियल वहां तक खुला नहीं हुआ। जब मैं लाइव क्लास लेता हूं तो बच्चों को क्रिटिसाइज करके बताता हूं कि यार इस मॉड्यूल में इसने ये बात लिख दी है, लेकिन सच में ये बात ऐसी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा। वहां मैं मजबूर फील करता हूं। कुछ कॉन्सेप्ट्स की 3-3 बार डेफिनेशन दे रखी है, तीनों बार अलग अलग दे रखी है। तो वहां मैं देखता हूं, मैंने कहा नहीं, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई बार मैं रुक जाता हूं गहरे दरिया में जाते जाते। कॉन्सेप्ट का दरिया होता है ना, डूबते डूबते रुक जाता हूं। मैंने इसको यहाँ एक्सेप्ट करो, यहीं छोड़ दो, यहीं से नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, कहानी खत्म। तो फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने की जर्नी 2010 से शुरू हुई थी सर, और आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2024 है। तो लगभग 14-15 साल हो गए, है ना, पढ़ाते पढ़ाते। और अगर आप अगला क्वेश्चन पूछोगे भी भैया पढ़ाने का कैसे चाव चढ़ा एकदम से, क्या पैसों की प्रॉब्लम थी क्या, तो पैसों का तो था, थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस तो था ही, क्योंकि अब रहता था वहाँ पर। वहाँ से फिर बड़ा हो गया तो बड़े होते होते ना मांगते हुए शर्म आती थी, है ना। जब अब मैं आपको नहीं बोलूँगा, मतलब उस घर को नहीं बोल रहा, लेकिन अपने अंदर ही एक ऐसी बात थी कि मांगते हुए शर्म आती थी कि कुछ अपना कुछ करने का मन था। 12th क्लास में था ना सर, तो लाइक अपनी जेब खर्ची एक्स्ट्रा मनी के लिए अपन कैस्ट्रोल ऑयल है ना, हाँ। पहले एक्टिविटी करते थे भाई, कैस्ट्रोल ऑयल के पर्चे बांट के आने हैं, उसकी कैनोपी लगा के वहां पर थोड़ा प्रमोशन करना है, लॉन्डो की जरूरत है। दिखता मैं छोटा ही था, लेकिन मैं कह देता था हाँ ठीक हूँ, मैं 18 साल का हूँ, किसी को क्यों बताऊँ 12वीं क्लास में हूँ। सही है, ठीक है। तो डेली के 100 रुपये मिलते थे। किसी स्कूल के बाहर जाकर पर्चे बांटने होते थे, बच्चों से फॉर्म्स फिलअप कराने होते थे। ये काम कर करके अखबार बांटे मैंने घर में बिना बताए। क्या बात है। रोज मॉर्निंग में जाके कलेक्ट करना, 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के कलेक्ट करना, और जाके घर वालों को लग रहा है कि बंदा पार्क गया है रनिंग करने का मुझे शौक था, मतलब कि पार्क जाता था, रनिंग करता था, थोड़ी योगा वगैरह कर लेता था। फिर वो कर भी ली थी, लेकिन फिर पता लगा इस कुछ लोगों से मिलता था कि अखबार बांट के पैसे कमा सकते हैं, तो पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। सर कितने पैसे मिलते थे ये करने के लिए? 500 रुपये सर। अखबार के 1 महीने के 500 रुपये मिलते थे। अच्छा। और एक्टिविटी के 100 रुपये मिलते थे मुझे। हाँ सर, पर डे के पूरा दिन लगता था उसके अंदर। अब संडे को बेसिकली एक्टिविटीज होती थी वो, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी उस दिन एक्टिविटी करूंगा। मुझे याद है कि मेरे एक बार पैसे फंस गए थे, 3 एक्टिविटी के 300 रुपये फंसे थे। मेरा पहला पेपर था शायद 12th क्लास का, बोर्ड का। उससे एक दिन पहले भी मैंने एक्टिविटी करी है, पढ़ाई नहीं करी। मजबूरी देखना, इसलिए एक्टिविटी करी है क्योंकि मेरे को मेरे पैसे लेने थे वो, कि भैया उस दिन काम पे नहीं जाता तो बंदा बोल देता
तो आया नहीं था। हाँ, तो मैंने पैसों के लिए मतलब उस काम पे गया, पैसों की मतलब इतनी ज़रूरत पड़ती थी। और फिर मैंने पेपर दिया, पेपर भी बहुत अच्छा दिया। अपन नाइट आउल थे सर। हमारे एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के अंदर लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी का टाइम होता था सुबह 8 बजे खुलती थी और शाम को 8 बजे उसको बंद करना होता था। और अपन इतना रिलायबल सोर्स थे उन लोगों के, इंचार्ज के, पुलिस वाले इंचार्ज थे, उन्होंने चाबी मेरे हाथ में दे दी थी। कि तू ही खोल, तू पढ़, तू बंद करके दे मैं देना। उसको भी बंद ही नहीं करता था। अच्छा। हम 2 दोस्त थे, दोनों अलग अलग सेगमेंट में थे। वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक बार उसके पास, एक बार मेरे पास लाइब्रेरी ओपन रहती थी जब तक हम पढ़ते थे वहाँ पर। हम रातों को पढ़ते थे। और पढ़ते पढ़ते मतलब कोई बंदा कहता है ना कि मजबूरियाँ हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा ये वो, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ यार टाइम तो तुम निकाल ही सकते हो। देखो टाइम तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम रात को 12 से 4 पढ़ रहे हो। कई घरों में कलेश भी होते हैं, हमने देखे हैं भाई, हमने माहौल नहीं देखा। इतनी बड़ी फैमिली सर हमारी, तो जॉइंट फैमिली तुम क्या बोलते हो, ऐसी जॉइंट फैमिली कि कोई कोई गली के लोग तो बोलते थे अबे घर क्यों बोलते हो, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते इसको। मतलब कैसे ही, मतलब किसी का टाइम आने का अलग है, किसी की जॉब अलग है, किसी का बिजनेस अलग है, तो सब मैनेज नहीं होता था। और ना ही हम इतने कोई बड़े फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे हों। तो पापा की इंस्पिरेशन थी। मतलब मेरे पापा ने मुझे जो नॉलेज फर्स्ट क्लास में दी, इंग्लिश सिखाई, फिर पापा से काफ़ी साल तक मैं कांटेक्ट में नहीं रहा। और मैंने 6th क्लास में ये रियलाइज़ किया कि बीते हुए 5 साल के अंदर मेरे अंदर कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है इंग्लिश में। क्योंकि मैं उतनी इंग्लिश जानता था जितनी पहली में जानता था, और मैं अच्छी जानता था पहली के हिसाब से। फिर धीरे धीरे देखा तो दूसरों को देखा, दूसरे ज़्यादा अच्छे हैं इंग्लिश में। मेरे पापा ने मुझे सिखाई। पापा ने कैसे सिखाई, टारगेट देते थे, कंप्लीट नहीं करता था, पैंट उतार के अपनी चप्पल से, बाटा की चप्पल से ढेर मारते थे। हरियाणा में कॉमन वर्ड है ये, गाली नहीं है। हाँ। तो मारते थे भाई, स्टोरियाँ सुनाते थे, अबे तू कुछ नहीं करेगा तो मोची बन जाएगा, जूते सिलेगा, चल मेरे जूते के पॉलिश कर दे, ऐसे से बोलते थे। तो मैं थोड़ा दुखी होता था, पापा यार क्या, बच्चा समझता नहीं है ना। हाँ। मैं पापा यार क्या यार, मेरे को डांटते रहते हो, मारते रहते हो थोड़ी थोड़ी देर पे। बड़ा हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझी। 11th-12th में बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ जानी चाहिए, समझी कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। अगर नहीं समझोगे तो बहुत बुरा होगा। जो पहले समझता है वो पहले करता है तो खुश रहता है, नहीं समझेगा, नहीं करेगा तो बर्बाद रहेगा। आज के टाइम में बोलता हूं कि 18 से 25 साल की उम्र के अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो जिंदगी भर मजे करोगे। अगर 18 से 25 साल की उम्र को, जो कि सबसे बड़ी प्रोडक्टिव एज होती है, उसको तुमने वेस्ट कर दिया पार्टी, अयाशी, इधर उधर आवारागर्दी, स्कूटियों पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप में वेस्ट कर दिया, तो जिंदगी भर दुनिया ही तुम्हारे मजे लेने वाली है, सारी मौज खराब हो जाएगी। तो अपने ने वहां थोड़ी मेहनत को रियलाइज किया, थोड़ा हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क नहीं किया, हार्ड वर्क किया उस टाइम पर सर। तो मुझे नहीं पता था क्या करने वाला हूँ। 2014 में इनकम टैक्स ऑफिसर का पेपर पास किया था हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। क्या बात है। तो मतलब टैक्स ऑफिसर भी लगने ही वाला था, तभी भर्तियाँ बदल गई, वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, और ऑलमोस्ट क्रैक था वो। मतलब लगता था कि हाँ अब ये हो जाएगा काम, तो मैं बन ही जाऊँगा ठीक है। और मैंने कहा चल ठीक है, अब ये हो गया तो दूसरी बार अटैम्प्ट दे देते हैं। फिर समय नहीं लगा, पढ़ाते 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 अगले साल देंगे, अगले साल देंगे, अगले साल देंगे। फिर पढ़ाने में ही बच्चों का प्यार, मतलब बच्चों के साथ मिलके ना मेरे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती थी। उनसे हंसता था, खेलता था, बातें करता था, उनकी साइड बातें भी सुनता था कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कहाँ पर परेशान हो, और मैं थोड़ा अपना ही बता देता था कि मैं ऐसे था तो मैंने ऐसे कर लिया, मैं ऐसे था तो मैंने ऐसे कर लिया। मुझे याद है कि मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे, जैसे मैं सेंटर पे तो पढ़ा रहा था, एक दूसरे इलाके के अंदर भी एक घर के अंदर एक पेरेंट्स ने ऑफर किया कि मेरे बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्कूल के थे, तो ये 2 बच्चे हैं, इनको इकोनॉमिक्स पढ़ानी है सर, आप पढ़ा पाओगे? मैंने कहा अब मेरा पूरा स्केड्यूल पैक है, कॉलेज का फाइनल ईयर है, उस टाइम की बात है ये, तो और मैं सेंटर पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। कह रहे अच्छा कौन सा टाइम हो सकता है? मैंने मेरे पास जो टाइम है वो तुम्हारे बच्चों के पास नहीं होगा। कह रहे क्या टाइम है तुम्हारे पास? मैंने सर तुम्हारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते होंगे और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो उनको सुबह 4 बजे ही पढ़ा दूंगा। वो कह रहे सर वो आपसे इतना पढ़ना चाहते हैं, इतने डेडिकेशन से। वो अमीर लोग थे, सेंटर पे आए थे, ट्रायल क्लास ली थी, पढ़ना उनको मुझसे ही था, लेकिन उनको ट्रैवल नहीं करना था इतनी दूर। तो उन्होंने बोला सर होम ट्यूशन वहाँ पर दे दो। फिर मुझे पता लगा होम ट्यूशन में पैसा कितना है। तब मैं उस टाइम पर, उन्होंने मुझे 500 रुपये पर आवर ऑफर किया, पर आवर, राइट। तो मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, उनके यार दोस्त भी आने लगे, अच्छा खासा 12-13 बच्चों का बैच बना, और सबसे पर आवर के हिसाब से पैसे कॉम्प्रोमाइज़ भी हुए, तो क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो गए थे, अर्निंग भी हुई। और उनको सुबह मैं 4:30 बजे पढ़ाता था, 4:30 से 6 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास लेता था। और फिर वो उनका वही नहाना
खाना ब्रेकफास्ट वगैरह उसके बाद शुरू होता था। अपनी चाय भी उनके घर ही पीता था। सोचो मम्मी भी जागती होगी चाय बनाने के लिए उनकी, है ना। घर से उठता था, अंधेरे में पैदल जाता था। एक रेलवे स्टेशन आता है बहुत रिस्की, उसको क्रॉस करके और पैदल चलता था, तब उनके घर पहुंचता था। क्या बात है। मतलब कमाने की इतनी ललक थी, इतनी भूख थी वहाँ पर। तो फिर कमाना शुरू कर दिया, और फिर वहाँ से थोड़ा और नाम फैला, थोड़ा और नाम फैला। फिर होम ट्यूशन में, सेंटर में एक और सेंटर पकड़ा। फिर हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, आए तो दुबई से भी थे कि वहाँ पर भी थोड़ा सीबीएसई का वर्चस्व था कि आप यहाँ पर अपने पेन ड्राइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पर भेज दो, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। लेकिन कुछ ऑफर एक्सेप्ट किए, कुछ नहीं किए। ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करते थे पेन ड्राइव में। गूगल ड्राइव वाला अपना कोई सिस्टम नहीं था। गूगल ड्राइव तब सबसे पहले गूगल ड्राइव का सिस्टम है ना सर, आज ये ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले सीए कैटेगरी में आया है। सीए में ही सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन मेरी नॉलेज में, अच्छा, मेरी नॉलेज में स्टार्ट हुई ऑफिशियल लेवल पे। बंदा एक सेंटर पे पढ़ा रहा है, यहीं से क्लास 4-5 और सेंटर में वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। वहाँ पर प्रोजेक्टर्स होते थे। यस। अब तो सिस्टम और डेवलप हो गए हैं, तो और तरीके से अपना भी पीडब्ल्यू का पाठशाला मॉडल है। यस। हाँ, तो तब पढ़ा देते थे। फिर पढ़ाते पढ़ाते एडटेक से जुड़े, और एडटेक से जुड़ते जुड़ते आज आपके सामने उपस्थित हैं, और ठीक ठाक है सर। वही टीचिंग की इतनी बड़ी जर्नी रही है। हाँ, ठीक है, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद आ रहा है कि यू कैन से दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट टिल डेट, ठीक है, आपकी टीचिंग में? यार एक बच्चा था, नाम ले दूं क्या? तुषार नाम था उसका। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मुझे वो नंबर याद नहीं है। 10th क्लास के अंदर उसके लेस देन 50% मार्क्स थे, जहां तक कि मुझे याद है तुषार भाई। 50 भी हो सकता, मतलब लेस देन 60 मान लो। एज पर माई नॉलेज लेस देन 50 ही थे, लेकिन हो सकता है शायद एक 55 दिमाग में आ रहा है, कम ज़्यादा। वो 11th क्लास में सेंटर पे आया, पढ़ता था। तो वो कह रहा भैया मेरे को बिजनेस और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लग रही है आपसे पढ़ के। 11th क्लास में उसके थोड़े मार्क्स अच्छे आए, तो 12th क्लास में उसको मैंने पढ़ाया, घर पे पढ़ाया, और उसको रातों रातों तक पढ़ाता था। मेरा मोटिव था कि ये भाई इसके अंदर डेडिकेशन है, ये पढ़ना चाहता है, मैं पढ़ा दूँ। और साइड बाय साइड कभी भी डिनाई नहीं करूँगा, मॉनेटरी मोटिव होता ही होता है, समझ रहे हो, कभी भी डिनाई नहीं करूँगा। कोई बंदा ये बोल दे कि नहीं यार मैंने तो, ठीक है थोड़ा था ही, लेकिन मैं भी डेडिकेशन से बहुत रफ्तार लग गया। उस बंदे के 12th क्लास के अंदर 93 या 95% मार्क्स आए। नॉर्थ कैंपस खालसा कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन हुआ, जबरदस्त, इको ऑनर्स में। मतलब उसको इतना मतलब फेवरेट हो गया कि भैया इको ऑनर्स करना है। हालांकि मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, लेकिन आपको पता ही है कि मेरा वर्चस्व मैथमेटिक्स का भी था, लेकिन वो मैथमेटिक्स का गुरु किसी और को मानता है, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने पढ़ाया उनको। थोड़ा बहुत मैं कुछ और ऐसे ही बता देता था, कुछ ही बात, थोड़ी अकाउंट्स भी स्ट्रांग थी उस टाइम पर, तो बता देता था। फिर उसने इको ऑनर्स की, उसके साथ एक लड़की भी थी, उसको भी पढ़ाया। दोनों ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स की इकोनॉमिक्स में ही। यस। दोनों ऑल ओवर इंडिया के रैंक 2 रैंक 3 बच्चे थे। क्या बात है। ठीक है, वो मेरी नज़र में मतलब मैंने पढ़ाया। और एंट्रेंस क्रैक करना मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, मतलब क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है, 25-50 ऐसी सीट्स होती है। Yes. बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वो मेरी नज़र के अंदर मतलब बहुत अच्छा मुकाम था। 100 में से 100 नंबर आए हैं बहुत बच्चों के, मतलब वो लग रहा था कि सबसे बढ़िया मुकाम यही है। लेकिन फिर पता लगता है जब रास्ते बदलते हैं, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन आती है, बच्चों की सीए भी आती है। तो जब वो 12th में टॉप करता है ना, उसके बाद जब वो सीए जस्ट पास करता है, तो 12th का टॉप भूल जाता है। वो सीए जस्ट पास ही बहुत है ना, यस, है ना। वो ग्रेजुएशन का टॉप भूल जाता है, वो नौकरी लग गई वही बहुत है ना। यस, समझ रहे हो, मतलब उस डोमेन के अंदर वो आ जाए जो बहुत प्रेस्टिजियस होता है, तो उसको फिर वो अच्छा लगने लगता है। तो मेरा बस ऐसे ही अच्छा लगने लगा, बार बार अच्छा, बहुत बार लगा है। और बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं, उससे ही अच्छा लगा है। और फिर अब बच्चों के नंबर के, आप तो यार बहुत सारे मतलब बच्चे हैं जो कई जगह ऑफिसर हैं, कई जगह मतलब गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर सीए हैं, और अपने सेल्फ एम्प्लॉयड भी ऑफिस भी खोले हुए हैं, इंडस्ट्रीज में सीए हैं। तो मतलब सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब हमसे बड़े हैं हमारे बच्चे जो पढ़ाए हुए हैं। यस, बहुत अच्छा लगता है। सर मुझे एक बात बताइए, सी सब मेरे बचपन से मम्मी का लॉस देखा, ठीक है, पापा से दूर रह रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे। सर जो कॉन्फिडेंस आपको आज आ रहा है, जो आज आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है आपके हिसाब से? क्या आपकी अचीवमेंट्स थी? मैं ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ सर, बिकॉज सी हमारे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, ठीक है। नॉर्मली मैं देखता हूँ जो स्ट्रगल बहुत करते हैं बहुत सहमे से होते हैं,
ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी है, व्हाट डू यू फील, इसका रीजन क्या था सर? सर मैं ना मतलब क्योंकि मजबूरियां थी, ऐसे बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले इलाके में रहता था और फैमिली प्रेशर पापा का ही होता था हमेशा। पापा मतलब गिनाते थे बातों को कि ऐसे नहीं करेगा ऐसे हो जाएगा, तो हमेशा प्रेशर में रहता था। और अपने पास कुछ खास पैसे नहीं होते थे ट्यूशन व्यूशन पढ़ने के, तो कुछ हद तक तो हमने ट्यूशन्स पढ़ी भी हैं। बुआ ने घर में पड़ोस में दीदी पढ़ाती थी, वहाँ ट्यूशन लगाई थी। लेकिन जब बात आती है बड़ी बड़ी क्लासेस की, जब आपको कोर एजुकेशन प्राप्त करनी होती है, ठीक है ना, जिससे तुम्हारी करियर सवरे, तो उस लेवल के पैसे नहीं थे अपने पास, ना ही मांगने की। सर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ, वही जा रहा हूँ। तो सर मैं अलग अलग सेंटर पे जाके ट्रायल क्लास लेता था। जब तक वो ट्रायल क्लास दे रहे हैं तब तक लेता था। जब वो मेरे को पहचान गए कि हाँ भाई तू तो बार बार आ रहा, फीस लिया, मैं अगले दिन करता था, मेरा अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। फिर पता है सबने सेम टाइम पर ही कोचिंग स्टार्ट करी है। अब यहाँ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है तो दूसरी जगह चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला होगा। तो ऐसे कर करके कुछ अपनी सेल्फ स्टडी, तो अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीके की गाइडेंस दी। कोई कहता भाई घबराता है तो शीशा है सामने, शीशे के सामने अपनी सारी भड़ास निकाल दे जो बोलना चाहता है। कहता है इंग्लिश में कमजोर है तो इंग्लिश की लाइनें पढ़ पढ़ के शीशे में खुद को ही सुना, ठीक है, ऐसे कर करके। और दूसरी बात, रामलीला में सर मैंने रोल प्ले किया है। क्या बात है। हाँ। तो रामलीला में थोड़ी डायलॉग बाजी, तो और ओवरऑल इन सब चीजों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कॉन्फिडेंस के पीछे। लेकिन सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरी मजबूरियों का। जो मजबूरियां आपको कॉन्फिडेंस देती है ना, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता। मजबूरियों के 2 रिजल्ट होते हैं, 2 रिजल्ट होते हैं, या तो बंदा छिप जाता है या बंदा छप जाता है। 2 ही रिजल्ट होते हैं। वाह। तो वही वाली कहानी होती है। बस मजबूरियों की वजह से सर, छोटी छोटी मजबूरियां हैं, गिनाने में तो पता नहीं कितनी आ जाएगी। But somewhere teaching appreciation that gave you confidence. हाँ ये Appreciation you can say. ये हाँ अप्रिसिएशन है। और टीचिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सर मैं 11वीं क्लास में था। तो उस टाइम की बात है। मैथमेटिक्स का 12th क्लास की बात बताऊँ आपको मैं। 11th के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, 12th क्लास का जो स्पेशल हमने मुद्दा स्टार्ट किया, एक चैप्टर नंबर 3 होता था एनसीईआरटी के अंदर, जिसका नाम था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट आता है। तो मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता था, शुरुआती फेज के अंदर लगता था, बाद में बहुत इजी बन जाता है वो। मैट्रिक्स का थोड़ा इनवर्स निकालना होता था। एक इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है और वो एडजॉइंट निकाल के भी हो सकता है। अपन क्या करते थे, क्लास के कुछ लोंडे जिन जिनके पास पैसों की कमी है, सारे के सारे वो कहते हैं ना सेम वाले बंदे एक ही ग्रुप में बन जाते हैं। तो अपन एक ग्रुप में बने हुए, सबके पास 1-1 2-2 रुपये होते थे। भाई साहब 10 बंदे हैं, जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना, वो 2-2 रुपये मिला के उसके 20 रुपये हो जाएंगे। क्या बात। तो यहाँ से थोड़ा चैलेंज लेते yes. भाई पढ़ेंगे तो पैसा आएगा। तो अपन एक दूसरे को मार काट के ऐसे करके ना पैसे कमाने लग जाते थे। क्या बात है। तो वो वहां से मैं पैसे कमाने लग जाता था। फिर दूसरा बंदा पूछता था यार तूने इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर लिया, तो मैं उसको समझाता था, तो उसको समझ में आ जाता था। धीरे धीरे मुझे लगा यार मैं बोलता हूँ तो मेरी बोली हुई बात दूसरे को समझ में आ जाती है। करने को तो मैं 12th क्लास के ड्यूरेशन में और उसके बाद वही एक्टिविटी कर सकता था जो अलग अलग कंपनियों के पर्चे बांट रहा था, अखबार बांट रहा था। लेकिन मेरे को अपने अंदर ही एक बात पता लगी थी कि यार मैं समझाता हूँ तो लोगों को समझ में आ जाती है। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ गुड टीचर। इंटेलिजेंट बंदा जरूरी नहीं है कि अच्छा समझा सकता है, 100%। समझ लो। तो मैंने उनको समझाया, समझ में आ गया। मेरे को लगा भाई साहब अपन तो बन सकते हैं एक बढ़िया समझाने वाले बंदे। और समझाने वाला बंदा कौन होता है, वो होता है टीचर। यस। तो अपन टीचिंग लाइन में ऐसे ऐसे धीरे से एक वो ना रस्सी मिल गई, फिर धीरे धीरे ऐसे पहाड़ पे चढ़ने का मौका मिल गया। और टीचिंग लाइन में कमी नहीं रही सर किसी चीज़ की। टीचिंग लाइन में अगर तुम अच्छा पढ़ाते हो तो तुम्हें कोई कमी नहीं है। तो सर जिस बंदे ने पेपर बांटा है, ठीक है, एनडी के एग्जाम क्लियर किए, कलीग्स को पढ़ाया है, टीचर है, ठीक है, इनकम टैक्स के एग्जाम क्लियर किया है, अभी टीचिंग में इतना नाम कमा रहा है इतने सालों से, ठीक है, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज योर फ्यूचर? क्या हमेशा आपको पढ़ाना ही है या कुछ और गोल्स आप देखते हो? अब पता है क्या सर, ठहराव आ गया लाइफ के अंदर, और ठहराव आना नहीं चाहिए कभी भी। मतलब अब ये लगने लगा है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस पढ़ाई के अंदर ही हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। अब मैं ये नहीं सोचता कि यार मैं कोई नया बिजनेस खोल लूंगा या मैं कोई दूसरा स्टार्टअप कर लूंगा। बस मेरे दिन ऐसे गुजरते हैं, सुबह उठता हूँ ना, मेरी सबसे पहली आदत होती है मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। और सुबह उठा, मेरे को चाहिए एक गिलास पानी, वॉशरूम के अंदर बैठता हूँ तो डेली मेरे दिमाग में एक बात आती है, आज बच्चों को ऐसा क्या बोलूँ
कि बच्चे थोड़े इंगेज हो जाए। मैं बच्चों के लिए आज क्या क्रिएटिव करूं, क्लास में क्या क्रिंज करूं, क्योंकि पढ़ाते 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 ना थोड़ा बोरिंग होता चलता है। 100%। तो मैं बीच में तड़का लगाने के लिए कुछ अजीब सा, कुछ मोटिवेशन, कुछ कहानी, जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए। तो डेली मेरे माइंड के अंदर ये बातें चलती रहती हैं, तो मैं इसी में घुसा हूं। बस मैं आगे सोचता हूं कि टीचिंग में ही कुछ निकल जाए तो बात निकल जाए, वरना मैं हमेशा ही टीचिंग लाइन में रहना चाहता हूं, और यही मेरा बस टीचिंग गोल लाइन है भाई, जबरदस्त। यही है। हाँ। सर कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली में कौन कौन है, क्या कर रहे हैं अभी? फैमिली में सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी बहन, बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, तो ठीक है, शादी हो गई। और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई का अपना उसका क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स होते हैं। अच्छा, हाँ, यस, फ्लेक्स बोर्ड्स, उनका काम है। ओके। हाँ, भाई के 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कभी कभी डांटता भी हूँ, सॉरी, लेकिन तुम्हारे भले के लिए। ऑफ कोर्स। यही फैमिली है अपनी, और पापा हैं। और किसी को मिस कर रहे हो आप? मतलब ये फैमिली है, और अगर कोई बोलेगा कि मैं अपनी वाइफ को मिस कर रहा हूँ, तो मिस नहीं कर रहा। मतलब मेरे को लगता है कि वो फैमिली नहीं है, वो मैं ही हूँ। मतलब अच्छा। बोलते हैं ना अर्धांगिनी, तो अर्धांगिनी मेरे अंदर ही है वो। तो मैं कभी ऐसे नहीं बोल के बताता कि मेरी वाइफ है, मैं कभी बोलता ही नहीं, बच्चों को भी पता है कि मैंने कभी बोला ही नहीं मेरी वाइफ है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो और मैं एक है। हाँ, एक बात जो मैं भूल गया बतानी, वो मेरा बच्चा। यस सर, व्हाट वाज द फीलिंग? क्योंकि मैं फील, मतलब अभी वो वहां पहुंचा ही नहीं सर। मेरे अंदर कहते हैं ना, कभी तो कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी, यहां रही है बच्चे वाले मामले में। हाउ वाज द फीलिंग टू बिकम अ फादर? फर्स्ट टाइम बच्चे को होल्ड करना सर, व्हाट वाज दैट? सर फर्स्ट टाइम बच्चे को होल्ड करने वाली जो फील थी, वो डर लग रहा था, बस दैट्स इट। जब मैं पापा बना तो मैं सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था कि वो परेशान तो नहीं होगी, ये फलाना धिमकाना जो भी है, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, दैट्स इट। क्योंकि जब उसकी प्रेगनेंसी के फेज में है ना, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल, अरे बहुत स्ट्रगल होते हैं। पहले तो मैं डिफाइन कर दूं स्ट्रगल को, प्रॉब्लम को। छोटे बच्चे की टॉपिक हो जाए ना, तो उसका दिमाग भी उतना ही परेशान होता है जितना बड़े बंदे के 10 लाख रुपए खो गए हों। वेल सेड। समझ रहे हो? तो वही बात है, प्रॉब्लम की बात है। एक प्रॉब्लम जो मैंने बड़ी फेस की प्रेगनेंसी के टाइम में, मैं, मेरे पापा और मेरी वाइफ थे। भाई वगैरह अलग, भाभी बच्चे वो अलग रहते हैं, उनका काम अलग है, तो वो अलग ही रहते हैं। तो मेरे पापा को पैरालाइज है। अच्छा। हाँ, 2018 में पैरालाइज आ गया था। तो एक साइड मेरी वाइफ, बहुत बड़ी प्रेगनेंसी हो तो मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो अपना पढ़ाना भी है, कुछ क्रिएटिव भी करना है, और घर में भी हैंडल करना है, यस, ठीक है। और हमारे पड़ोस में ही बुआ जी का घर है, जो जिनके पास मैं रहता था। अच्छा, पास ही है हाँ, वो। तो मैं हमेशा हेल्प सीख करता था कि कोई ना कोई आ जाए। और तो उस टाइम कोई आ भी जाता था तो अच्छी बात थी, सब हेल्प करते थे। लेकिन जब नहीं आते थे ना कोई, मतलब आइडिया नहीं रहा, अपने काम में बिजी, ठीक है, कुछ ना, तो मैं थोड़ा परेशान सा रहता था। मैंने कहा यार अब वो कैसी होगी, थोड़ा फ़ोन पे बात करना, ठीक है। फिर पता नहीं मुझे ये बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, तो थोड़ा पर्सनल मैटर हो जाए। सब बतानी चाहिए सर पॉडकास्ट में। तो हमने फील किया कि अब जो एज पर डॉक्टर्स कि बच्चे की डिलीवरी के लिए इधर एम्स और पीजीआई चंडीगढ़, एम्स के बाद पूरे इंडिया में अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में देखे तो पीजीआई चंडीगढ़ आता है। मैं पीजीआई में जन्म हुआ मेरा, रोहतक वाले में। अच्छा। ये पीजीआई चंडीगढ़, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर वहाँ पर ले जाओ। तो वहाँ पर मेरी साली रहती है, वो एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही एम्प्लॉय है। तो फिर वहाँ मेरी वाइफ की मम्मी पापा, मतलब मेरे भी अब मम्मी पापा हो गए, तो वो आ गए, सब उनका ध्यान रखने लगे। तो मेरे को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक तसल्ली मिली कि हाँ शांति है, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी आपने बच्चे वाली बात पूछी ना, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी कि हाँ भाई अब तो डिलीवरी होगी, तब भी मैं डरा हुआ था अपनी वाइफ को लेकर, क्योंकि डॉक्टर्स ने इतना कुछ बता रखा था, यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए कुछ। डॉक्टर्स की मतलब मदद की वजह से, और सभी रिश्तेदारों की मदद की वजह से मान लो, और भगवान की कृपा की वजह से कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल हो गया। और बच्चा अच्छे से, बहुत बढ़िया, बच्चे के अंदर 4-5 बातें बता दी कॉम्प्लिकेशन, धीरे धीरे वो मतलब बता दिया कि इसको अर्ब पालसी है, ऐसे करके फिर वो ठीक, मतलब अब रापचे का एकदम बोले तो चकाचक टचवुड। हाँ, तो बस ये। यस सर, बचपन से मम्मी की कमी खली तो होगी, आज तक खलती होगी, आज तक खलती है सर, आज तक खलती है। मम्मी को तो कैसे ही, मम्मी की कमी सर हमेशा खलती है।
मतलब बुआ ने पाला है, बुआ ने माँ की तरह पाला है, बुआ ने कहने को तो मतलब कभी माँ की कमी फील नहीं होती, बट दिस इज आउटर लेयर ऑफ लाइफ, यस है ना। इनर थॉट क्या बोलती है कि यार माँ कैसी होगी, मैं इतना छोटा था कि माँ को पहचान नहीं पा रहा, समझ रहे हो। फोटोज भी नहीं होती थी, अब बड़ा हुआ तो मेरी सिस्टर के पास फोटोज रखी थी, उन्होंने दिखाई मम्मी की फोटो ऐसी है। मेरी वाइफ के आने के बाद मैंने अपनी माँ की फोटो देखी, मैंने मेरी माँ ऐसी थी, हाय मैं रो गया। मतलब अपनी माँ को मैं सर दिन पे दिन याद करता हूँ, नहीं कह पाऊंगा कुछ भी, करता हूँ। सर तो चलो अब थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं, फिर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेते हैं सर। बच्चों को आपके और भी बहुत सारे डायमेंशंस देखने हैं, अच्छा जो इस क्वेश्चंस के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। क्यों? शाहरुख खान का स्ट्रगल मैंने पढ़ा, तो उसके स्ट्रगल की वजह से वो मुझे पसंद है। आप रिलेट करते हो कहीं ना कहीं उनसे? रिलेट नहीं सर, वो स्टोरी इंस्पिरेशन है, मैं रिलेट क्यों करूंगा। जैसे उसने परेशानियां देखी हैं वैसी मैंने नहीं देखी ना। सबकी परेशानियां हेट्रोजीनियस होती हैं, यस सब सेम नहीं होते। लेकिन मुझे पता है कि उसने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल से वो आगे बढ़ा, तो मतलब स्ट्रगल करके बंदा आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बाप दादा का सब कुछ दिया हुआ हो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, यस है ना। तो ठीक है, अपन को वो पसंद है तो इस वजह से पसंद है। और भी काफी सारे एक्टर्स पसंद है, लेकिन वो शुरू से पसंद था तो बेझिझक बोल दिया। वो अब favorite सोच के है। बोलूंगा तो 4-5 बातें बोल दूंगा, Yes, 4-5 yes. बंदों के नाम गिना दूंगा। स्टोरिया तो बहुत लोगों की पता है, कहने को तो मैं ये भी बोल सकता था कि मेरी फेवरेट एक्टर मैं देखूं तो आजकल के 4-5 बंदे बोल देता। यस जो ऐसा है। यस। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। क्या बात है। हाँ। सर आपने इकोनॉमिक्स आप पढ़ाते हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ा चुके हो, मैथ्स पसंद है आपको, बट आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आज के टाइम में यस नहीं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से? सर इसको हमेशा से नहीं बोल सकते, जब जिंदगी बदलती रहती है तो चीजें जो तुम्हें फेवरेट लगती है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस Yes, changes. चेंज होते हैं एज पर टाइम, फैशन, टेक्नोलॉजी, है ना, ट्रेडिशन के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं कई बार। तो 100%। तो 12th क्लास तक तो मेरे को मैथ्स ही पसंद था, इकोनॉमिक्स कर रहा था तब भी मैथ्स पसंद था, क्योंकि मैथ्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ पर। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, यार दोस्त सब बहुत अच्छी अच्छी फील्ड के अंदर थे, सब बढ़िया बढ़िया फील्ड के अंदर थे। तो मेरा एक बहुत ही गहन दोस्त लॉयर, ठीक है, फिर एक और दोस्त लॉयर, तो मेरे को लॉ में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि लॉ मेरे को ऐसा लगता था, मैं दूसरों को देखकर इंस्पायर होता था कि बुक पढ़ना अच्छी बात है, बुक पढ़ना अच्छी बात है। अब कोई किसी की इंस्पिरेशन स्टोरी पढ़ ले, 2-4 बुकों के नाम जो बहुत फेमस है मैं लेना नहीं चाहूंगा, बंदे उस बुक को पढ़ के ना ज्ञान झाड़ते हैं, कहते हैं इस बुक से मुझे ये सीखने को मिला, इस बुक से मुझे ये सीखने को मिला। मैं कहता हूँ बुकिश नॉलेज अगर तुम किसी के ऊपर थोप रहे हो तो मतलब वो किसी और की थॉट थोप रहे हो। तुम अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस तुम कुछ बता दो किसी को, तो मेरे को रियल लाइफ नीड हुई कि यार लॉ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पढ़नी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उठाया, मैंने आईपीसी उठाई। मैंने कहा भाई ये भारतीय दंड संहिता है, क्या बोलते हैं उसको, यही बोलते हैं ना एग्जैक्टली। फिर मेरे दोस्त जो लॉ कर रहे होते थे उनको भी कुछ ऐसी बातें नहीं पता होती थी, क्योंकि मैं ऐसे रिसर्च करता था भाई साहब कि इंडिया में आईपीसी चलती है लेकिन जम्मू कश्मीर में आरपीसी चलती है, रणबीर पीनल कोड चलता था, इसमें कितनी धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं, कैसे कैटेगराइज करता था। और फिर मेरी शादी हो गई वकील से, मेरी बीवी वकील एडवोकेट, शी इज अ लॉयर। उसको मैंने बताया, मतलब वो भी यही पूछ रही थी आपकी तरह आप मेरी बीवी हो क्या, मतलब ऐसे मैंने बोल दिया आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, इकोनॉमिक्स ना, मैं नहीं मेरा लॉ है, पर यहाँ शादी हो रही है इसलिए बोल रहे हो ना। मैंने नहीं ऐसी है, तो ये सब्जेक्ट रहा है। सर स्पोर्ट्स तो मुझे पता है, सबको पता होगा बच्चों को, क्रिकेट ऑफ कोर्स, बट फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर? सचिन तेंदुलकर। कारण उनका हम्बल होना और कभी कभी स्टाइलिश होना। ऐसे कड़ा यूं हिला के भाई ने विकेट, मतलब जिस फील्ड में वो उस्ताद नहीं है उस फील्ड के अंदर उन्होंने काम करके दिखाया है। भाई बैट्समैन तो बहुत अच्छे है ना, उन्हें बॉलिंग में जो विकेटें ली हैं, लेग स्पिन गुगली तक फेंक दी, मतलब उसने दिखाया है कि सर मस्त स्पिन करता था, मस्त कैच क्या क्या पकड़ी है, ऑफ स्पिन। यस, सचिन ने उल्टा घूम के भी ऐसे, बॉल वहां से आ रही है ऐसे उल्टा घूम के भी कैच पकड़ी है। तो मैं उसकी क्रिएटिविटी का फैन हूँ, समझ रहे हो। जो वो क्लासिक एंड्रयू कैडिक को उसने 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर छाती पे से ठोक के छक्का मारा था, पुल, यस सीधा टैप, जबरदस्त। तब मेरे को पता लगा था इस शॉट को पुल बोलते हैं। तो मतलब टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी नहीं है, गेम से प्यार है तो गेम से प्यार है। 100%। हाँ, तो सचिन तेंदुलकर है, उसके थॉट्स भी मैच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। सर लव कौशिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? स्टूडेंट्स का प्यार और यार, दोस्त यार होते ना, मैं बोलता हूँ यारों का मैं यार हूँ, यारी पे ये जा लुटा देंगे, हम है वही। जबरदस्त सर, यारी, फ्रेंडशिप। सर सबसे बड़ी वीकनेस? इमोशन,
इमोशनल हो जाना, इसको वीकनेस कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ पिघल जाता है वहाँ बंदा, तो पिघलना जरूरी भी है सर, कहीं ना कहीं पिघलना जरूरी है। 100% सर, दैट तो मेक्स अपन यू भी पिघल ह्यूमन, जाते हैं। दैट मेक्स यू ह्यूमन ऑफ हाँ कोर्स। हाँ। सर अच्छा पहले पिघलते थे कॉलेज वॉलेज में, कोई अच्छी लड़की बात कर लेती थी, यूँ कर देते थे, पिघल जाते थे, लेकिन वो वाला पिघलने की बात नहीं कर रहे यहाँ, यहाँ तो दूसरे पिघलने की बात कर रहे हैं। सर व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबी सर मेरी बदलती, पता नहीं हॉबी, हॉबी का एक्चुअली मैं हॉबी का मतलब ही नहीं समझ पाया आज तक। हॉबी को मैं हैबिट बोलूँ, क्या क्या बोले सर, करना पहले पसंद हॉबी है को आपको? बताओ। क्या करना पसंद है आपको समय- अपार्ट फ्रॉम, अगर आप एक दिन पूरे मूवीज देखना, अच्छा मूवीज देखना मैं बहुत पूरे पसंद है। दिन मूवीज देख सकता हूँ, अकेला जाके मूवी देखता हूँ। क्या मेरे अंदर बात वो गट्स है कि मैं अकेला खुद जाकर पिक्चर देखता हूँ, एक के बाद एक देखता हूँ। देवडी एक दिन में 3 बार देखी है, 1 2 3 4 6, दिल पिघला के आग बना दूं, कुछ कुछ बोलता था, मतलब भूल गया। हाँ यस। तो सर अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? हाँ अगर मैं टीचर नहीं होता तो, क्योंकि मुझे टीचिंग से प्यार था, तो मैं एक ऐसा ही बिजनेस खोलता जिसके अंदर मैं अपने से बेहतर या अपने जैसे टीचर्स को अरेंज करता और फिर उसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करता, ताकि वो उस चीज को स्प्रेड कर सके, क्योंकि मैं अकेला उतना काम नहीं कर सकता, जितने मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। अच्छा, इन्हें कहना कहीं अलग पांडे सर होते हैं। अब ये बात ना अब ऐसे कनेक्ट हो गई, मतलब मैंने सोची भी नहीं थी, समझ रहे हो, मतलब मैं पैसा जुटा के, लेकिन उन्होंने तो इस लेवल पे सोच लिया, लेकिन जब मैंने सोचा भी था तो मैं सोचता था सेंटर वेंटर खोलने का, हाँ। ऑफलाइन सेंटर, लेकिन अब ये तो पीडब्ल्यू तो इतना मास लेवल पे है ना, मतलब इस लेवल पे अपन नहीं सोच पाए थे। अगर आपने पुरानी बात सोची है तो मैंने पुरानी बात यही सोची है। अगर मैं टीचर नहीं होता तो शायद मैं इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो सकता था, 100%। अगर मैं टीचर नहीं होता तो आर्मी में भी हो सकता था, Yes. कॉमर्स वाले थे ना। हाँ, तो टीचर नहीं होता तो शायद मैं HDFC बैंक में मैनेजर भी हो सकता था। राइट। टीचर नहीं होता तो मैं अखबार बांटने वाला भी रह सकता था, पता नहीं क्या क्या हो सकता था, टीचर नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था सर। सर व्हाट इज फिजिक्स वाला टू यू, व्हाट इज सीए वाला टू यू? एक सर ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीए वाला, फिजिक्स वाला, कॉमर्स वाला, ओवरऑल एक तरीके से बना दूं जिससे मैं अपनी दिल की चीजों को अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता था, जिन चीजों को वो पहुंचा पा रहा हूं, मतलब मीडियम, माध्यम, एक वो माध्यम जो मुझे मिला है। मैं बहुत अच्छा फील करता हूं कि मैं बहुत से बहुत ज्यादा 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 बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये भूख थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाओ, मतलब पढ़ाना ही आशिकी है मेरी, आशिकी है, आशिक हूं मैं पढ़ाने का। क्या बात। आप बोल दो मेरे को कहीं भी मंच दे दो, बोल दे यहाँ कर दे माइक दे दो कारनामा, और माइक दे दो, हाँ ना मैं फट गया, समझ गए, कर देता हूँ काम 35। तो अपन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, और आज गिनना चाहूँ तो गिन कभी नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक अपने सफ़र के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। क्या बात है। चाहे वो 11th के, 12th के, CA के बच्चे हो गए, ग्रेजुएशन के बच्चे भी पढ़ाए हैं, अलग अलग उसके टोटल देखो तो 15 साल के स्पैन में, मतलब वैसे ज़्यादा नंबर नहीं है ये, लेकिन जब से ऑनलाइन आया हूँ तब से बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था एंड आई फील कि यू आर द परफेक्ट पर्सन इसका आंसर देने के लिए, कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, प्रॉब्लम्स देखी है, बच्चे अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स, फेलियर्स देखते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू फील कैसे बच्चों ने कोप करना चाहिए, अपने को बाहर कैसे निकालना चाहिए उस फेलियर से, प्रॉब्लम से? देखो मैं एक बात जानता हूं, जब तुम प्रॉब्लम में घुसे हो ना, कोई बंदा तुम्हें अगर ये बोले कि तू भाई इस प्रॉब्लम को मत सोच और तू अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अरे तुम प्रॉब्लम में फंसे हो तो प्रॉब्लम में ही फंसे हो ना, तुम कैसे अपने आप को यहां से हटके पढ़ाई में दिमाग लगा सकते हो? पहली बात, जब तुम प्रॉब्लम में फंसे हो, चाहे वो घर का कलेश हो, चाहे पैसों की तंगी हो, चाहे वो सक्सेसफुल ना होना हो, या किसी सब्जेक्ट में फेल होना हो, या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, या कोई स्टडी मटेरियल ना मिल रहा हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। जब तुम प्रॉब्लम में फंसे हो तो प्रॉब्लम को मत गिनो राजे, प्रॉब्लम को यूं बोलो ये तो है ही है मेरे साथ, इसको इधर रख, इसका सॉल्यूशन को यहां रख, इसके सॉल्यूशन के पीछे बढ़ जाओ। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मेरे घर में कलेश हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मेरे पास सक्सेसफुल नहीं आ रही, मतलब सक्सेस नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मेरे सब्जेक्ट में वीकनेस है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उस सॉल्यूशन को पकड़ ले और उस पर ही काम कर। अगर नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, तो आई विल सजेस्ट द लास्ट रिजॉर्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें यह बात कभी समझ नहीं आएगी जो मैं बोलने वाला हूं अब, यह बात तब समझ में आएगी जब तुम इसको अप्लाई करोगे। मात्र 3 महीने, ये मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइम है, नहीं तो 1 महीना। सुबह उठो एज अर्लीस्ट यू कैन, वेल सेड, उठो, फ्रेश अप हो, और पार्क नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, सड़क पे जो भी गांव में रहता, तो जो भी तुम्हारे पास इलाका है, पार्क है, जो भी है, वहां भागना शुरू करो, खुद से फाइट करो,
उतना भागो जितना भाग सकते हो। देखो मैं इतना भागा, इतने राउंड भागा, इतने किलोमीटर भागा। अगले दिन या 2-4 दिन बाद अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। जब तुम भागना शुरू करोगे ना, चल रही है प्रॉब्लम, चल रही है भाई, वो सॉल्व नहीं होगी, रुक जा, उसको साइड रख, लेकिन तू भाग। वो कहेगा क्या करवा रहा है ये, वे भगा रहा है, मेरी प्रॉब्लम है। स्विम कर सकते हो तो स्विमिंग कर लो, भागो, टारगेट बढ़ाओ। यू विल सी दैट 1 महीने बाद तुम्हारा दिमाग खाली होगा और सॉल्यूशन आएंगे। साइंटिफिक रीजन है भाई इसके पीछे, क्योंकि प्रॉब्लम में आप इतना घुस चुके थे कि सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। मेंटल वेलनेस की कमी थी। मैंने ये खुद किया है और दूसरों से सुना भी है। तब किया तो मैंने देखा कि भाई 1 महीने की रनिंग कर रहा हूँ, 2 महीने रनिंग कर रहा हूँ, और फिर आदत भी हो गई थी रनिंग करने की। अब तुम बोलोगे थोड़ा सा पेट बाहर है, लेकिन वो बात दूसरी है। अब काफ़ी महीनों से नहीं कर अब मुझे भी वो शुरू करना है। हाँ, मुझे शुरू करना है। तो रनिंग करो, दिमाग खाली होगा, और तुम्हारे पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, सच में सोल्यूशन आएगा। एक दोस्त है सर, अब ये बात वहाँ से कनेक्ट करके बताता हूँ। वो दोस्त भाई इतना बड़ा नशेड़ी, दारू पीता है, बियर पीता है, घर में कलेश करता है, लेकिन दोस्त है, समझाना तो पड़ेगा। उससे बात बोलता कि यार तू ऐसा मत किया कर। कह रहा है यार ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। मैंने भाई देख, तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व तो जो प्रॉब्लम्स थी बताऊंगा नहीं, तो तू ही कर सकता है, ठीक है। तो कहता सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि घर की ऐसी प्रॉब्लम थी जहाँ हम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। तो मैंने बोला तू रनिंग शुरू कर। कह रहा है भाई एक बात बताऊँ, ये रनिंग वनिंग उसके काम है जो खुश होता है, ये एक्सरसाइज वो करता है जो बंदा खुश होता है, ये हमारे काम नहीं है। अरे हम पहले प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे, तू कह रहा भाग, कैसे भागूं। उन्हें इसको अप्लाई नहीं किया। टाइम बीतता गया, उसको भैया नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया नशा छुड़ाने के लिए। 6 महीने बाद आया, उसका नशा छूट गया, ठीक है। अब उसका थोड़े दिन बाद देखा गया तो फिर वो नशा करने लग गया। तो मैंने बोला मेरी बात मान। कह रहा अच्छा ठीक है यार, तेरी बात मानता हूँ, लेकिन मेरे से उठा नहीं जाता। मैंने मेरी गारंटी है ना यार, हाँ यहाँ मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ। मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे को उठाऊंगा। सुबह उसको उठा रहा हूँ 4:30 बजे, आधा घंटा वेट कर रहा हूँ, वो सुसु पोटी जो मर्जी करके फ्रेश होकर बाहर आ रहा है। मैंने चल रनिंग करते हैं भाई साहब, डेली उसको लेके जा रहा हूँ, डेली की डेली। अब मैंने देखा कि भैया 1 महीना हो गया, अब वो अच्छी बातें करने लगा है। 2 महीने बीत गए, उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व है, घर पूरा खुशहाली से चल रहा है, मजे चल रहे हैं। मैंने बोला तेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। कह रहा पता नहीं लगा। मैं तू ढंग से सोचने लगा है, तूने चीजें अपने आप ठीक करी हैं, तू खुद ही कर सकता था, तू सोच ही नहीं पा रहा था। ऐसे वो सब कुछ सॉल्व हुआ। मतलब इस बात को कोई रियलाइज ही नहीं करता कि यार योगा एक्सरसाइज से कुछ काम नहीं होगा। होता है भाई। सर आई पर्सनली फील कि आपके लाइफ के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं अगर आप टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, और एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्रिकेट पसंद है? बहुत पसंद है सर। एक गूगली देता हूँ सर आपको। ये अभी तक किसी पॉडकास्ट से मैंने किसी के साथ में नहीं किया है, और ये अंदर से आया कि आपके साथ में करना चाहिए। हमारे घर के पास गौतम गंभीर का स्टेडियम है, वहां पे ट्रायल में सिलेक्ट भी हो गया था मैं। अच्छा यही बता दो, देख लेते हैं। बताना जरूरी है सर। माय क्वेश्चन इज, आपके लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट से लेके पहले 5 आपको बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। और आप मिक्स नहीं कर सकते, मम्मी पापा फॉर एग्जांपल नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी इन लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैं। आपको छोड़ के? नहीं, मेरे को छोड़ नहीं सकते ना। चलो आप फर्स्ट क्यों? तो कोई बंदा बोलेगा सेल्फिश है, हाँ। मालूम नहीं भाई, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आई एम द सोल अर्नर इन माई फैमिली भाई। 100%। मैं नहीं हूं तो फिर कौन इंपॉर्टेंट रह गया? यस, राइट। दूसरे में मेरे पापा, तीसरे मेरी वाइफ, चौथे पे मेरी वाइफ की मम्मी, क्या बात है। 5वें पे मेरी बुआ, और छठवां? छठवां मेरा तो बच्चा। आपने खुद को बोल दिया। छठवां मेरा बच्चा। क्या बात है। ये सर आपने ऐसा गेम खेल दिया मेरे साथ कि इसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। कुछ भी रिपरकशन हो, लेकिन आज मैं इंस्टेंट है ना कुछ रियलाइज कर पाया। मेरे ना आंखों के आगे इस क्वेश्चन से अंधेरा छा गया। मुझे लगा, और देखो कैसे, मतलब मैंने क्या बोल दिया यार, लेकिन जो मन में था सच्चाई तो यूं आती है। मतलब अब क्या करूं मैं, अब कोई इसमें कुछ भी सोचे, लेकिन यही है तो यही है भाई। लव सर, बहुत 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 मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते हुए। आई फील कि आपके लाइफ में और भी बहुत कुछ है। यस, ज्यादा इमोशनल आपके लाइफ में और भी बहुत कुछ है जो बच्चों के साथ में हम शेयर कर सकते हैं। आई डेफिनेटली फील कि इसका एक पार्ट 2 भी हमारा बिल्कुल बनना चाहिए। तो बच्चों जल्दी से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या लव सर के साथ में आपको पॉडकास्ट पार्ट 2 सेशन भी करना है। राज्य अभी तक, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नो प्रॉब्लम सर। राज्य अभी तक मैंने अपनी लाइफ का 15% भी नहीं बताया है। यस, क्योंकि यार बहुत कुछ देखा है। जब तक तुम नहीं कहोगे ना कि यार क्या जानना है, मतलब अगर मुझे लगता है कि तुम में से कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हो, तुम बोलोगे कि सर मैं भी यहां था, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट आएगी ना, तो मैं अपनी जिंदगी का वो राज खोलूंगा। yes. उस
टाइम की बात करूंगा, 10वीं का बच्चा ही बोलेगा ना, 10वीं का बच्चा ही बोलेगा तो 10वीं के बच्चे उस वाले फेज की बात कर दूंगा, स्कूल के फेज की बात कर दूंगा, 11वीं 12वीं। अगर कोई बच्चा बोलेगा ग्रेजुएशन की बात या सीए की जर्नी की बात, मैंने क्या अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, या फिर कोई बोलेगा कि मास्टर्स के बाद या एम्प्लॉयमेंट के बात हो गई, तो जहां तुम बोलोगे उसकी पोल खोल देंगे। 100%। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पॉडकास्ट में यस। मुझे लगा सर कुछ और बोलने वाले थे। और किसकी बात कर इससे रहे हैं? पहले वाला। अच्छा अच्छा, नहीं पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस क्या था सर? सर पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा सेंटी हो गया, मजा और आया? बच्चों को पता है कि मेरी आंखों से आंसू आते नहीं जल्दी से, चश्मा इसलिए मैंने पहन लिया कि कहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नहीं नहीं सर, इमोशनल ध्यान ना हो रखो सर। तो बच्चों, आई होप आपको ये पॉडकास्ट में मजा आया हो। ऐसे और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम लेके आते रहेंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, नंबर 1 नेक्स्ट कौन से टीचर का आपको पॉडकास्ट चाहिए, नंबर 2 कि अपार्ट फ्रॉम टीचर्स और कौन कौन से टॉपिक पे आपको कुणाल की चौपाल चाहिए। प्लीज डू लेट मी नो। और ये पॉडकास्ट कैसा लगा लव सर के साथ में? हमें तो सर बहुत मजा आया, आई होप बच्चों को भी बहुत मजा आया होगा। तो इसी के साथ में अलविदा लेते हैं बच्चों से। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर, जय भारत, जय नमस्कार, सीए। धन्यवाद। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। थैंक यू सो मच सर।